हेलो स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से हम लोगों ने आपस में बात नहीं करी है, थोड़ी सी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, लेकिन हम वापस लौट कर आए हैं और हम बात करेंगे। मैंने एक वीडियो बीच में डाला था कमिंग सून का अर्थमेटिक मीन पर। तो आज हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक मीन, यानी कि जिसे हम समांतर माध्य कहते हैं या जनरली इसको माध्य भी कह दिया जाता है। तो हम आज समांतर माध्य पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। समांतर माध्य पे मेरा एक और वीडियो पहले बना भी हुआ है। आज हम थोड़ी सी ऐसी चर्चा करेंगे जो पॉइंट्स उसमें कवर नहीं किए गए हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम समांतर माध्य क्यों निकालते हैं। कोई भी डेटा जिसकी कि हमें एनालिसिस करनी होती है और वो एक सीरीज़ फॉर्म में हमारे पास होता है, जैसे कि मान लीजिए आप अपने किसी एरिया में अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या अपने ब्लॉक लेवल पर आप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को देखना चाहते हैं, या आप इंडस्ट्रीज़ का किसी वर्कर्स के लिए आप देखना चाहते हैं कि उन वर्कर्स को क्या इनकम मिल रही है, उस वर्कर्स को वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको किस तरह की प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। अगर इस तरह की चीज़ों के लिए अब कोई भी आपका एक प्रॉब्लम आपने ले रखी है तो आप उसका डेटा जब कलेक्ट करते हैं तो वो एक सीरीज़ फॉर्म में होता है, क्योंकि मिनिमम आप 100 का डेटा, 100 सैंपल का डेटा या 200 सैंपल का डेटा या 400 सैंपल का डेटा या मैक्सिमम 500 सैंपल का डेटा आप कलेक्ट करते हैं। और क्वेश्चनायर में जो आप क्वेश्चंस रखते हैं उसमें आप हर एक रिस्पोंडेंट से उस क्वेश्चन को पूछते हैं तो उसकी एक सीरीज़ आपको मिल जाती है। हर क्वेश्चन की एक सीरीज़ आपको मिल जाती है जितने की सैंपल साइज़ आपका रहता है। अब उस सैंपल साइज़ से जो आपने अपना डेटा कलेक्ट किया होता है, हमारे पास बहुत से टेक्निक्स हैं, स्टैटिकल टेक्निक्स हैं, जिससे कि हम उसको एनालाइज करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि हम ये देखते हैं सीरीज़ में कि ऐसा कौन सा डेटा है, ऐसा कौन सी वैल्यू है जो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को शो कर सके या उसके एक रिप्रेजेंटेटिव डेटा को शो कर सके। इस रिप्रेजेंटेटिव डेटा को, एक प्रतिनिधित्व मान को निकालने के लिए हमारे पास कई टेक्निक्स हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य, हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य, ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य, मीडियन यानी माध्यिका और मोड यानी कि पुष्टिका, या जिसे हम बहुलक भी कहते हैं। तो हमारे पास बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं और ये सारी टेक्निक्स में कहीं ना कुछ डिफरेंसेस हैं, इसलिए हम इन सब का कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। ये जो प्रतिनिधित्व मान होता है पूरी श्रेणी का, वो हमें ये बता देता है कि हमारी श्रेणी में एक ये आंकड़ा ही इतना सफिशिएंट है कि अगर हम बता दें तो हम ये समझ जाएंगे कि पूरी श्रेणी कैसी है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, मान लीजिए एक क्लास में इकोनॉमिक्स की ही क्लास के बच्चे हैं, एमए प्रीवियस लेवल के, और उनके सबके इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में मान लेते हैं कि मार्क्स जो आए हैं 100 में से किसी को 60 मिले, किसी को 70 मिले, किसी को 66 मिले, किसी को 55 मिले। नियर अबाउट अगर 20 का डेटा आपके पास है, यानी कि 20 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं, तो सबको अलग अलग मिलेंगे। बहुत रेयर केस होगा किसी को रिपीट भी होंगे नंबर्स, ऐसे भी चांसेस होंगे। और इस नंबर में अब आप किसी को बताओगे कि हमारी क्लास कैसी है ना, तो आप ये नहीं कहोगे कि इस बच्चे को, ए बच्चे को हमने 60 नंबर दिए, बी बच्चे को 66 नंबर मिले, सी बच्चे को 55 नंबर मिले। आप ऐसे नहीं बताते, आप एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बताते हो कि हमारी क्लास के बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है। आप उसका एवरेज यानी कि एक प्रतिनिधित्व मान निकालते हैं और बताते हैं कि हमारे बच्चे इस नंबर के आसपास पाए जाते हैं। कुछ बच्चे इस नंबर से यानी रिप्रेजेंटेटिव डाटा से कुछ नीचे होंगे, कुछ इसके ऊपर होंगे और कुछ इसके ऊपर होंगे। तो इस रिप्रेजेंटेटिव डाटा को बताने के लिए, निकालने के लिए हमने बताया कि हमारे पास 5 टेक्निक्स मिनिमम होती हैं और हम उस टेक्निक में से किसी को भी निकाल सकते हैं, लेकिन हर टेक्निक की अपनी एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के बेस पर हम उसको यूज करते हैं। तो हम आज बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की, कि अर्थमेटिक मीन क्या है। एक रिप्रेजेंटेटिव डाटा है पूरी सीरीज़ का, जो हमें पता चल जाए तो हम ये कह लेते हैं कि ये सीरीज़ जो है, इसका जितने भी आंकड़े हैं वो नियर अबाउट इस आंकड़े के आसपास पाए जा रहे हैं। इसको निकालने की टेक्निक मेरे दूसरे वीडियो में दी हुई है, फिर भी मैं यहाँ जनरल आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देती हूँ कि जितना सैंपल साइज होता है और हर सैंपल की जो वैल्यू असाइन होती है उस वैल्यू को ऐड कर लीजिए और नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर दीजिए।
सिंपली आपको मीन मिल जाएगा या अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है कि आप एक्चुअल मीन यानी कि इस मीन से जब भी अपनी सीरीज़ के वैल्यूज़ को, जो आपका वैल्यूज़ है, उससे डिफरेंस निकालेंगे तो उसका समेशन कुछ पॉजिटिव आता है, कुछ नेगेटिव आता है, इसलिए ये ऑलवेज ज़ीरो होता है। और दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि जब इस डिफरेंस का आप स्क्वायर करते हैं तो वो मिनिमम होता है। और इसीलिए हम इसका यूज़ बहुत सी जगह पर करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में जब हम डेविएशन लेते हैं तो हम मीडियन से भी ले सकते हैं, मोड से भी ले सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन से ले सकते हैं, हार्मोनिक मीन से ले सकते हैं। लेकिन चूँकि इसका डिफरेंस मिनिमम केवल अर्थमेटिक मीन के थ्रू आता है, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये दो इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। अब बात आती है कि इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है ना, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी इसके मेरिट्स जो है वो ये है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, ये गुड डेटा की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो सीरीज़ के सारे डेटा पर डिपेंड करना चाहिए। जो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव डेटा ले रहे हो, यानी कि क्लास का मॉनिटर जिसे चुन रहे हो, तो वो सारे बच्चों के गुण उसमें होने चाहिए, उसको रिप्रेजेंट होना चाहिए, दिखने चाहिए। तो इसलिए वो हर एक डेटा पर डिपेंड करना चाहिए, सीरीज़ के हर डेटा पर डिपेंड करना चाहिए। और अर्थमेटिक मीन आप तभी निकाल सकते हो जब तक आप उसकी सारी सीरीज़ की वैल्यूज़ को ऐड करके नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड नहीं करते। इसलिए ये हर वैल्यू पे डिपेंड करता है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जब हम अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करते हैं तो इसमें जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो आपके पूरे डाटा की, पूरे सीरीज़ की जो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, वो ये बात को बताती हैं कि आपका सेंट्रल किस बिंदु पर है। आपके पास डेटा हो सकते हैं कि कोई बहुत बड़े हो सकता है कि डेटा बहुत छोटे हों। तो ये डेटा जो है आपके बहुत बड़े या बहुत छोटे, मैक्सिमम डेटा एक साइड में अगर चले जाते हैं तो आपका जो अर्थमेटिक मीन है वो बड़ी सीरीज़ के साथ तो बड़ी के पास चला जाता है, लेकिन छोटी सीरीज़ में ये छोटी सीरीज़ के पास ही रहता है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा जो डाटा है वो आपका उसी जगह पर मेनली लाई करेगा जहाँ पर आपके मैक्सिमम डाटा होते हैं। लेकिन अगर आपका मैक्सिमम डाटा छोटे वैल्यूज़ का है और एक डेटा आपका बहुत बड़ी वैल्यूज़ का है, तो ये इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है कि ये उस तरफ फ्लक्चुएट कर जाता है, ये अपवर्ड ट्रेंड पर फ्लक्चुएट करता है। इसके साथ ही अगर इसकी मेरिट्स को देखें तो ये सैंपल के फ्लक्चुएशन से बहुत ही कम इम्पैक्टेड होता है। लेकिन इसकी एक डीमेरिट सबसे बड़ी ये है कि ये एब्सर्ड वैल्यूज़ को देता है, जैसे 2.3 चिल्ड्रन। अब 2.3 तो कोई चिल्ड्रन हो नहीं सकता, या तो 2 चिल्ड्रन होगा या 3 चिल्ड्रन होगा। तो इस तरीके से कुछ इसकी मेरिट्स मिलती हैं हमको और कुछ इसकी डीमेरिट्स हमको मिलती हैं। मेरिट्स में सबसे बड़ी मेरिट यही है कि ये सारी वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है और इससे आने वाली जो वैल्यूज़ हैं आप उसका फर्दर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अर्थमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट ये है, और ये सैम्पलिंग से फ्लक्चुएट भी नहीं होता है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इसको इम्पैक्टेड भी नहीं ज़्यादा होता है। लेकिन इसकी डीमेरिट सबसे बड़ी ये है कि एक तो एब्सर्ड वैल्यू दे देता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो अपवर्ड ट्रेंड पर ये फ्लक्चुएट कर जाता है, अपवर्ड ट्रेंड पर चला जाता है, या सारी वैल्यूज़ छोटी हों और एक वैल्यूज़ बहुत बड़ी हो, या सारी वैल्यूज़ बड़ी हों, तो मैक्सिमम ये उस तरफ फ्लक्चुएट कर जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है। तो मुझे लगता है, और हाँ, अब इसके यूज़ की मैं बात करूँ तो इसका यूज़ जो है हम लोग सबसे ज़्यादा उस जगह पर करते हैं जहाँ पर हमें सारी वैल्यूज़ को कंसिडर करना होता है। जैसे अगर आप एक्सपोर्ट ले रहे हैं, आपके पास एक ट्रेंड सीरीज़ है, आपके पास कई सालों का आपके पास एक्सपोर्ट की वैल्यूज़ हैं या इंपोर्ट की वैल्यूज़ है, या आपके पास नेशनल इनकम की वैल्यूज़ है।
अगर इस तरह की वैल्यूज़ आपके पास पाई जा रही हैं और आप इसका एवरेज निकालना चाहते हैं, क्योंकि आप कंपैरिजन करते हो दूसरी कंट्रीज़ के साथ, या आप दूसरी स्टेट के साथ अगर कंपैरिजन करते हो, कंट्री के साथ तो नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो यूनिट वैल्यू। अगर आप रुपीज़ में मेजर कर रहे हैं तो ये रुपीज़ में वैल्यू देगा, तो आप दूसरी कंट्री से तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अपने स्टेट, डिफरेंट स्टेट में आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो आप स्टेट में कंपेयर करने के लिए आप बहुत ईजिली इसको देख लेते हो कि हमने एक जगह से ट्रेड दूसरी स्टेट में किया यहाँ पर, और या हमने हमारी जो इनकम है वो एक स्टेट की जो स्टेट लेवल इनकम है, दूसरे स्टेट लेवल की जो इनकम है, उसमें क्या डिफरेंस पाया जा रहा है। इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि इसका एवरेज मीन आप हर सन का डेटा को आप कंपेयर नहीं करते हो, आप उसका एक ले लेते हो कि अगर एक डिकेड में हमारी जो एवरेज वैल्यू है, या एक ही जगह के, एक ही स्टेट की आपने 2 डिफरेंट टाइम पीरियड ले लिया, एक डिकेट आपने मान लीजिए कोई प्री कंडीशन का ले लिया, एक आपने पोस्ट कंडीशन का ले लिया, तो आप उसमें एवरेज को कंपेयर कर सकते हैं। तो एवरेज के कंपैरिजन के लिए, या मतलब आपके अपने डेटा के रिप्रेजेंटेटिव डेटा के कंपैरिजन के लिए आप इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वैल्यूज़ आपकी ग्रोथ रेट में हो, परसेंटेज में हो, तो अर्थमेटिक मीन वहाँ पर काम नहीं करता है, वहाँ पर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ता है। या अगर आपकी वैल्यूज़ बहुत छोटी होती हैं तो ऐसी जगह में आपको हार्मोनिक मीन का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और एक रफली आप ये देखना चाहते हैं, गारमेंट का आपका बिजनेस है कि हम किस साइज़ के कपड़े बनाएं या किस साइज़ के हम जूते बनाएं, अगर इस तरह का रफली एक आपको स्ट्रक्चर चाहिए तो आप मोड का यूज़ करते हैं। और मीडियन जनरली हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हमको मिड वैल्यूज़, एकदम मिड वैल्यूज़ चाहिए होती है। मीडियन आपकी पूरी सीरीज़ को, चाहे उसमें डेटा छोटा हो चाहे उसमें डेटा बड़ा हो, तो पूरी सीरीज़ को केवल 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अर्थमेटिक मीन की एक सबसे बड़ी और जो कमी है वो मैं आपको बता दूं। वैसे तो इसका कोई खास मायने नहीं होता है, लेकिन क्योंकि आप मीडियन में भी आगे चल के देखेंगे, मोड में भी, या जितने भी सेंट्रल टेंडेंसी आगे चल के देखेंगे, उनमें भी ये प्रॉपर्टी, मतलब उसमें भी ये डिसप्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, या ये आपको डिमेरिट मिल जाएगी। लेकिन फिर भी ये स्पेशली इसके लिए बोला जाता है कि इसकी वैल्यू जो है वो सीरीज़ में नहीं पाई जाती। आप सीरीज़ में जब भी एवरेज निकालेंगे तो उसकी वैल्यू सीरीज़ में आपको बहुत रेयर ही मिलती है, मैक्सिमम केस में आपको वैल्यूज़ नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि आज आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिली है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपके केवल इकोनॉमिक्स लेवल पर भी काम नहीं करता है, ये आपके कॉमर्स लेवल पर भी आपको काम करेगा, ये आपके साइंस में भी आपको काम करेगा। और इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जब आप जैसे बीए में आप रहते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पर आप रहते हैं तो आपको इसको फाइंड आउट करने को दिया जाता है, न्यूमेरिक तरीके से आप इसको निकालते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे, मतलब एमए लेवल पर आएंगे, जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ता है, तो वहाँ पर आपको निकालने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके डीमेरिट्स क्या हैं। मतलब उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, तब आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। ख़ास तौर से रिसर्चर्स जो होते हैं वो इसे कब और कहाँ यूज़ करें, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसे सुनिए और इसे आगे स्प्रेड कीजिए। थैंक यू।